भारतीय लोकतंत्र 75 वर्षों से अधिक का एक गौरवशाली इतिहास है। अनगिनत बहसें हैं, तीखे आरोप हैं, सरकारों का गिरना संभलना भी इसमें है। लेकिन 10 फरवरी 2026 की तारीख ने इस इतिहास के पन्नों में एक ऐसा अध्याय जोड़ा है जिसकी स्याही शायद ही कभी फीकी पड़े। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी उस कुर्सी की जिसे सदन का संरक्षक कहा जाता है, लोकसभा का संरक्षक कहा जाता है। ये कहानी है कोटा की संकरी गलियों से निकलकर देश के सबसे ताकतवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में से एक तक पहुंचने वाले ओम बिरला की। आज हम बात कर रहे हैं उस सियासी भूचाल की जिसने 18वीं लोकसभा के बजट सत्र को हिलाकर रख दिया। एक तरफ है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिनका कद भाजपा और राष्ट्रीय राजनीति में अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद तीसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ है विपक्ष, जिसने इतिहास का एक दुर्लभ दांव चला है, स्पीकर को हटाने का संकल्प लेके। तो आखिर क्या एक किताब का हवाला देना इतना बड़ा गुनाह हो गया? क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा महज एक ढाल थी? और सबसे बड़ा सवाल, एक छात्र नेता जो कभी 2 वोटों से चुनाव हारा था, वो आज भारतीय राजनीति का एक अजय योद्धा बनने की राह पे कैसे? हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो आइए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज बात कर रहे हैं ओम बिरला की। मैं ओम बिरला ईश्वर की शपथ लेता हूं। और ओम बिरला की कहानी की शुरुआत होती है बहुत पहले, स्कूल में छात्र संघ अध्यक्ष। तो बड़ी चीज है, वहां से लेके आगे की बात करेंगे। तो फिलहाल बात करेंगे 2026 की 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने पैरों पे खड़े थे। मुद्दा था चीन सीमा विवाद, और अपने तर्कों को धार देने के लिए राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की एक किताब का उल्लेख करते हुए एक अप्रत्याशित और वो अप्रकाशित भी संस्मरण, उसका जिक्र करते हैं राहुल गांधी। सन्नाटा छा जाता। स्पीकर ओम बिरला नियम पुस्तिका का हवाला देते हैं। ओम बिरला स्पष्ट कहते हैं कि सदन में किसी भी अप्रकाशित दस्तावेज या किताब का हवाला नहीं दिया जा सकता। राहुल गांधी को रोका गया और यहीं से चिंगारी भड़कती है। विपक्ष का आरोप था कि यह नियम नहीं बल्कि एक सुनियोजित सेंसरशिप है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 4 और 5 फरवरी को जो हुआ उसने आग में घी डाला। संसदीय परंपरा रही है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, लेकिन पीएम मोदी लोकसभा नहीं है। स्पीकर ओम बिरला यहां तर्क देते हैं, खुफिया इनपुट। उन्हें जानकारी मिलती है कि विपक्षी सांसद, खासतौर पर कांग्रेस के जो सांसद हैं और उनमें भी महिला सांसद, प्रधानमंत्री की सीट के पास घेराव कर सकती है। इनसे सुरक्षा का खतरा उपजता है और बिरला ने खुद पीएम को सलाह दी कि आप सदन में न आए। विपक्ष इसे अपना अपमान समझता है और पीएम को जवाबदेहिता से बचने का बहाना बताता है। और विवाद यहीं नहीं थमता। एक तरफ विपक्षी सांसदों का निलंबन होता है, 8 सांसदों, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसदों द्वारा कथित निजी हमलों द्वारा जो है वो जो विपक्ष के निजी हमले थे उस पे स्पीकर की चुप्पी ने विपक्ष जो है उसको एक दोहरा मापदंड बताने की ओर ले जाता है। तो कुल मिला के इसी गुस्से का परिणाम जो है वो अनुच्छेद 94 पे बात होती है, यानी स्पीकर को हटाने का नोटिस दिया जाता है। लेकिन यहां ओम बिरला एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं। ओम बिरला कहते हैं कि मैं नैतिकता के आधार पर तब तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक फैसला नहीं हो जाता। और यह ओम बिरला का कॉन्फिडेंस है, और इसी कॉन्फिडेंस की बात करते हुए हम ये विश्लेषण कर रहे हैं। तो इस विश्लेषण के लेकर इतिहास में चलते हैं, क्योंकि हर नायक की कहानी में एक बड़ी हार होती है जो उसे गढ़ती है। 1982 में गवर्नमेंट कॉलेज का चुनाव था। मुकाबला बड़ा कड़ा था। परिणाम आता है और ओम बिरला महज 2 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। सोचिए, एक युवा मन पर 2 वोटों की हार का असर क्या हुआ होगा
क्या वे टूट गए? नहीं, यही वह क्षण था जिसने हाड़ौती की राजनीति को बदल दिया। इस हार ने ओम बिरला को सिखाया कि हर एक व्यक्ति, हर एक वोट की कीमत क्या होती है। बिरला हारने के बाद रुकने की बजाय दौड़ना शुरू करते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा में एंट्री होती है, जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक का सफर करते हैं और उन्होंने राजनीति को सिर्फ भाषणों से सीमित नहीं रखा, भाषणों से नहीं तोला, भाषणों से नहीं व्याख्यात किया, बल्कि कोऑपरेटिज्म से जुड़ा, सहकारिता से, सेवा से, ये सारी चीज हैं। क्योंकि ओम बिरला यहां समझते हैं कि राजनीति सिर्फ जज्बात नहीं है, राजनीति नेटवर्क का भी खेल है और डिलीवरी का भी। तो बेसिकली ओम बिरला की पॉलिटिक्स किसी विरासत की देन है नहीं, वो किसी बड़े पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते, वो जमीनी संगठन, विचारधारा की प्रतिबद्धता और धैर्य की राजनीति करते हैं। छात्र राजनीति ओम बिरला को अनुशासन, संवाद और नेतृत्व का पाठ पढ़ाती है, लेकिन आत्मविश्वास की नींव कहां पड़ती है? जैसा मैंने बताया कि 1979 के कोटा के गोमानपुरा स्कूल में 17 साल का एक पतला दुबला लड़का जब छात्र संघ का अध्यक्ष बनता है, नाम पूछा जाता है, बताया जाता है ओम बिरला, और यहीं से वह सूत्रपात होता है जिसने उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक पहुंचाया। और उसमें बड़ी चीज ये है कि संगठन को सेवा भाव, कैडर अनुशासन और संकल्प जैसे 3 पॉइंट्स पे मजबूत करते हैं ओम बिरला। तो बड़ी चीज है कि फिर हर नेता, छात्र नेता चाहता है, जो युवा मोर्चा में होता है बाद में, फिर वो चाहता है लेजिस्लेशन पहुंचे। 2003 का साल बड़ा अहम था कि राजस्थान विधानसभा चुनाव आते हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता और मंत्री शांति धारीवाल के सामने ओम बिरला को टिकट दिया जाता है, चुनाव से सिर्फ 20-21 दिन पहले। और उस समय एक कोटा में जुमला चला कि बिरला जी ये शेर की मांद है। शांति धारीवाल बड़े कद्दावर नेता, बूंदी कोटा इलाके में कई जगह से चुनाव लड़े, सांसद रहे, मंत्री रहे, अभी भी वो विधायक हैं, पिछली बार वो और प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे। तो कुल मिला के वो धारीवाल को यानी ओम बिरला 10,000 से अधिक वोटों से हराते हैं और जायंट किलर का नाम मिलता है। और इसके बाद 2008, 2013 और फिर 2018 में भी वो 2013 और 2008 में ओम बिरला विधानसभा का चुनाव जीतते हैं। फिर 14 में वो इस्तीफा देके संसद जाते हैं, फिर 14 के बाद 19 और फिर 24। तो लेजिस्लेशन का कोई भी चुनाव ओम बिरला नहीं हारे बीते 22-23 साल में, और ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। और विधायक रहते हुए उन्होंने कोऑपरेटिव के आंदोलन, स्थानीय विकास और प्रशासनिक संवाद, तीनों को एक बैलेंस रूप में लाने की कोशिश की। उनकी अदावत भवानी सिंह से रही है, जो लाडपुरा से विधायक रहे, अपनी ही पार्टी में होने की वजह बड़ा एक कंपटीशन नजर आता है। अब चूंकि वो कभी शांति धारीवाल के विपक्ष में थे, लेकिन अब उन पे आरोप लगते हैं, ओम शांति ओम जैसे डायलॉग चलते हैं कोटा में। उनके क्लोज खास रहे प्रहलाद गुंजल, उनकी ही पार्टी में रहे। अब ओम बिरला के खिलाफ ही 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और बड़ा कड़ाई से लड़ते हैं। तो पॉलिटिक्स जो है वो कभी किस तरफ झुक जाए, वारंगना नेव नित नीति निपुण, जैसा भर्तरी नीति शतक में कहते हैं, हर बार नए अधर पल्लवों को चूमती है। तो जो साथी था वो खिलाफ हो गया, जो खिलाफ थे उनसे कई तरह के राब्ता। तो कुल मिला के अभी अगर बात करें अपन 12 वाले उपचुनाव की, तो इसमें आरोप लगा ओम बिरला पे कि ओम बिरला की टीम पे कि उन्होंने गुपचुप रूप में प्रमोद जैन भाया की मदद की। तो ये तमाम चीजें जो है वो देखने वाली बात हैं। और 2014 में ओम बिरला जब संसद पहुंचते हैं और वो 5 साल जो है वो एक प्रभावी सांसद के रूप में, तो 2014 का वो दौर था जिसमें भाजपा में सीनियर लीडरशिप की एक बड़ी कतार थी, नरेंद्र मोदी से ऊपर भी और नरेंद्र मोदी से बहुधा नीचे भी। तो आप अगर भारत की राजनीति को 2014 के बाद देखें, नरेंद्र मोदी के ऊपर जो नेता थे, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज, लाल कृष्ण आडवाणी, चाहे वेंकैया नायडू, और नरेंद्र मोदी से नीचे जो एक बड़ी श्रृंखला थी, राजनाथ सिंह भी नरेंद्र मोदी के सीनियर रहे हैं, एक बड़ी श्रृंखला जिसमें रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, सुमित्रा महाजन, उमा भारती, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी लीडरशिप वाइस वर्सा दोनों तरफ थी। लेकिन 2 जने बच जाते हैं बाद में और फिर सारे नाम गौण हो जाते हैं लगभग, जिनमें अमित शाह हैं और नरेंद्र मोदी। तो कहा जाता है नरेंद्र मोदी
फेस हैं, चेहरा है, मैकेनिज्म का आधार अमित शाह है, जो प्रभावी तरीके से राजनीति को चलाते हैं। और इन सब के बीच में तीसरा नाम एक और उभर के आता है ओम बिरला का, क्योंकि 2 बार के सांसद को 2019 में जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष के पद की बड़ी जिम्मेदारी दी गई, ये भाजपा के लिए एक बड़ा संकेत था, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सदन को सख्ती के साथ चलाए लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। तो क्या अब ओम बिरला बीजेपी में ऑफिशियली नंबर 3 है? हालांकि औपचारिक रूप से भले कोई और वरिष्ठ हो, नितिन नवीन अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जेपी नड्डा रहे हो, लेकिन व्यावहारिक शक्ति के मामले में फिलहाल बिरला का कद जो है वो अद्वितीय नजर आता है। राजस्थान सरकार के सामने 2008 से 13 का दौर मैंने देखा, जिस तरह से ओम बिरला विधानसभा में अपना एक अलग स्वैग लेके चलते थे, विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह हुआ करते थे, अक्सर टकराटें हुआ करती थी, लेकिन बिरला के सामने अगर इस तरह का अंदाज वहां संसद में कोई सांसद दिखाता है तो फिर वो बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ये बीते 2-3 साल में हमने देखा है। और बिरला के लोकसभा अध्यक्ष रहते ही 370 हटती है, 35A हटती है, राम मंदिर का तमाम, 3 तलाक, तमाम मुश्किल बिल वो पास कराते हैं। और जिस पास कराने में जिस तरह से उन्होंने सदन को मैनेज किया वह उनकी काबिलियत का सबूत है। तो और 2024 में वो एक लंबे अरसे बाद पहले एक ऐसे स्पीकर बनते हैं जो दोबारा जीत के आते हैं और फिर से स्पीकर बनते हैं, ये भरोसे का सबसे बड़ा प्रमाण है। हालांकि चाहे बलराम जाखड़ और जीएमसी बालियोगी के अलावा मुझे और नाम अभी याद नहीं आ रहा जो रिपीट हुआ हो ओम बिरला के अलावा। तो यह भारतीय संसदीय इतिहास में दुर्लभ है कि आप 2 बार लगातार लोकसभा अध्यक्ष बने। तो यह भरोसा बताता है कि शीर्ष नेतृत्व या केवल चेहरा नहीं बल्कि उनको एक संस्थागत स्तंभ मानता है। तो बेसिकली अगर लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स में देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष का पद केवल संचालन नहीं है, सभापति जैसी स्थिति नहीं है, यह न्यायाधीश है, मध्यस्थ है और संवैधानिक रक्षक भी हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ओम बिरला के कार्यकाल में भारतीय संसद ने कई ऐतिहासिक क्षण देखे हैं, जिसमें धारा 370 हटाई जानी है, 3 तलाक का विधेयक पास होना है, नागरिकता संशोधन विधेयक की बड़ी चीज जिसपे बड़ा पंगा हुआ था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, राम मंदिर का प्रस्ताव ओम बिरला के उसमें आया और नई संसद भवन का निर्माण, सेंगोल रखा जाना। तो अब इन सभी में अध्यक्ष की भूमिका केवल अनुमति देने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट और संवैधानिक प्रक्रिया का कठोर पालन ओम बिरला ने सुनिश्चित किया। तो लेजिस्लेटिव लेवल पे मोदी गवर्नमेंट का अगर किसी ने एक सेटअप बनाए रखा तो वो ओम बिरला रहे। ऐसे में विपक्ष को लगता है कि नरेंद्र मोदी पे सीधा हमला राहुल गांधी अक्सर करते रहे, चौकीदार, चोर, तमाम बातें, लेकिन वो हर बार नुकसान में रहते हैं। ऐसे में उन्होंने नरेंद्र मोदी की टीम के उन स्तंभों पे चोट करने का निर्णय लिया है विपक्ष में, उनमें से ओम बिरला एक नजर आते हैं। क्योंकि अगर ये बात की जाए, एक छोटा सा फिगर है फाइनेंशियल वित्तीय अनुशासन का, जिसमें कहा जा रहा है 17वीं लोकसभा में 900 करोड़ रुपए की बचत लोकसभा ने की है, संसद ने की। तो यह रिकॉर्ड केवल एक इकोनॉमिक नहीं है बल्कि एक नैतिक संदेश है। राजस्थान सरकार में 2 दिन पहले ही जब बजट आया, 2-3 दिन पहले, तो उसमें दिया कुमारी ने बड़े जोर शोर से ये प्रस्ताव किया कि 750 करोड़ बचाएंगे। पूरे राज्य का मैकेनिज्म मिलके 750 करोड़ रुपए बचाने के लिए एक योजना पे काम कर रहा है और एक पार्लियामेंट से इतनी बड़ी बचत। तो यह एक एथिकल मैसेज जाता है कि कोशिश है। और डिजिटल संसद वाली बात हो, नए भारत की विधायिका, तो बड़ी चीज ये है कि ओम बिरला टेक्निकल भी, चाहे वो रियल टाइम लैंग्वेजेस का अनुवाद वाला मामला हो, डिजिटल संसद की ऐप हो और पेपरलेस वर्क जो है, तो वो एक कल्चर और टेक्निक का एक संगम जो लाते हैं वो ओम बिरला लाते हैं। तो कुल मिला के बतौर अध्यक्ष ये कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं थी, ये लोकतंत्र की दक्षता बढ़ाने की कोशिश है। तो अब बड़ी चीज अगर बात करें विपक्ष के हमले वाले में या अविश्वास के प्रस्ताव के ऊपर में कि 10 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आता है, पक्षपात का आरोप है, मुद्दा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोका गया है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा वाला मामला है, निलंबन बनाम कथित दोहरे मानदंड कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। ओम बिरला इसमें जो है वो घिरने की बजाय वो बड़े एक संवैधानिक एक स्ट्राइक किया है उन्होंने, और उस पे बात करनी बनती है।
कि नोटिस जो था उसमें टेक्निकल त्रुटि थी, उस नोटिस को वो खारिज कर सकते थे। लेकिन बात अपने पे आई, मोदी सरकार पे अगर कोई बात आई तो ओम बिरला उसमें सुदृढ़ता से निर्णय लेते हैं, लेकिन खुद पे जब बात आई और उस टेक्निकल त्रुटि के आधार पे उस नोटिस को खारिज कर सकते हैं, लेकिन ओम बिरला उस टेक्निकल त्रुटि को सुधारने का अवसर देते हैं विपक्ष को। भैया मेरे खिलाफ है, कोई बात नहीं, आप सुधारिए। और इथिकल बेस पे वो खुद कुर्सी से अलग रहते हैं, कहते हैं 9 मार्च को चर्चा होगी, तब तक हम जो है वो कुर्सी पे नहीं बैठेंगे क्योंकि हमारे ऊपर आरोप हैं। तो ये एक राजनीति से ऊपर एक संवैधानिक मर्यादा का संकेत तो है, लेकिन एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि ओम बिरला, चूंकि अभी जिस तरह का, मैं आगे उस पर जिक्र करूंगा कि जिस तरह का संख्या बल है, उसमें मुझे लगता नहीं कि इस तरह की चीजें हो जाएगी कि ओम बिरला हटा दिए जाएं। तो ओम बिरला ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है और इस मास्टर स्ट्रोक में वो अपना कद बढ़ा ले जाएंगे, क्योंकि 293 पक्ष के सांसद हैं, 293 का नंबर पक्ष के पास है, विपक्ष के पास 238 का है। तो स्पष्ट है कि प्रस्ताव फिलहाल के नंबर्स में पारित होना संभव नहीं है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मुझे 3-4 नजर आते हैं। पहले नैरेटिव का युद्ध है, दूसरा है संस्थागत अविश्वास का प्रचार किया जाए कि संस्थाओं को किस तरह से, राजनीतिक लामबंदी की बात है, और एक बड़ी वजह है कि भाजपा में बढ़ता जो कद है ओम बिरला का तीसरे स्तंभ के रूप में, क्योंकि ये कद इसलिए बढ़ा क्योंकि जो विधायी एजेंडा का सफल संचालन, लोकसभा ऐतिहासिक रूप से अपना प्रभावी चलाई है, और संकट या हंगामा जब भी हुआ तो उसका मैनेजमेंट और संतुलन दोनों उन्होंने ढंग से साधा। और बड़ी चीज है कि वो ऐसे समुदाय से आते हैं जो आर्थिक रूप से और प्रशासनिक रूप से दक्ष पकड़ रखता है देश पे। संख्या भले कम है, ऐसे में विवादों के विषय भी इस वैश्य समुदाय के लोग नहीं बनते, भाजपा का मूल समुदाय माना जाता है। राजस्थान में बड़ी स्वीकार्यता है, और उसके आगे जो इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन कूटनीति है उसमें भारत की लोकतांत्रिक छवि बड़ी गजब हुई है कि साहब इनकी संसद लंबी चलती है। तो कुल मिला के ओम बिरला न तो मुखर प्रचारक है, न विवाद प्रिय नेता है, और वो एक संस्थागत ताकत के रूप में खुद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो ओम बिरला का कार्यकाल सिर्फ विवादों का नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का भी रहा है। उन्होंने संसद को 19वीं सदी के ढर्रे से निकाल के 21वीं में खड़ा किया है, और विजन का केंद्र जैसा मैंने बताया डिजिटल संसद, क्योंकि सांसदों की मेज पर कागजों का ढेर नहीं, स्क्रीन होती है। और संसद भाषिणी जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जिस तरह से ट्रांसलेशन तत्काल किया जाना 22 भाषाओं का, तो बड़ी चीज रही है। तो ये हर सांसद को बोलने का मौका और सदन चलाना, कोई किसी भाषा में बोले, हिंदी में ट्रांसलेशन मिल जाएगा, या जो भाषा जो समझता है उसमें ट्रांसलेशन मिलता है। और अगर अपन लोकल बात करें, जिसमें इस बार प्रहलाद गुंजल उनके सामने थे, उनके ही पार्टी के साथी रहे, और इनके कोटा में कई तरह के जो अभियान हैं, चाहे वो प्रसादम योजना रही हो या अलग अलग बहुत सारे हैं जो हम सर्च कर पाए उसमें, तो ये है कि ओम बिरला अपने आप की कोटा में एक जननायक की छवि गढ़ने में सफल साबित हुए हैं, और 3 बार लगातार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सहायता जैसी प्रकल्पों पे वो काफी काम कर रहे हैं, और उस पर नरेंद्र मोदी ने भी कई बार उनकी तारीफ की है कि भी ओम बिरला सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि लोक सेवा करते हैं। बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है, और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे, और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है, और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। लेकिन इन सब के बीच में ओम बिरला आज एक उस मोड़ पे खड़े हैं
जहां एक और रिकॉर्ड उत्पादकता, डिजिटल क्रांति और संवैधानिक अनुशासन की बात है, तो दूसरी ओर विपक्ष का अविश्वास है, आरोप है और नैरेटिव का संघर्ष है। तो इतिहास वैसे अक्सर शोर को याद नहीं रखता, वो संस्थागत स्थिरता को याद रखता है। और जब भविष्य भारतीय संसद के इस दौर को देखेगा तो संभव है वह कहे कि यह वह समय था जब लोकतंत्र की पीठ पर एक संतुलित, शांत और दृढ़ व्यक्तित्व बैठा था, ओम बिरला। तो अगर हम एक बार वापस उस सवाल पे आए जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्या 9 मार्च 2026 को ओम बिरला को कुर्सी छोड़नी होगी? संविधान का अनुच्छेद 94 का सब क्लॉज कहता है कि स्पीकर को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत चाहिए। आंकड़े साफ हैं। एनडीए के पास 293, इंडिया गठबंधन के पास 238, विपक्ष के पास नंबर नहीं, प्रस्ताव गिरना तय है। तो फिर ड्रामा क्यों? लड़ाई होने ही क्यों दी जा रही है? तो लड़ाई, राजनीति में हर लड़ाई जो है जीतने के लिए नहीं लड़ाई जाती। कुछ लड़ाइयां नैरेटिव सेट करने के लिए होती हैं। कांग्रेस और विपक्ष का मकसद ओम बिरला को हटाना नहीं है, बल्कि सरकार पर नैतिक दबाव बनाना है। वे इसे लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई के रूप में प्रोजेक्ट कर रही हैं। और 9 मार्च 2026 को संसद जब दोबारा मिलेगी तो नजारा ऐतिहासिक होगा। और संभव है ओम बिरला पीठासीन अधिकारी की कुर्सी पे नहीं बल्कि एक सांसद की हैसियत से नीचे बैठेंगे। बहस होगी, आरोप लगेंगे और अंत में वोटिंग होगी। मौजूदा नंबरों को देखें तो नतीजा हम सब जानते हैं। ओम बिरला अपनी कुर्सी पे वापस लौटेंगे, लेकिन ये घटना भारतीय संसदीय इतिहास में एक चेतावनी की तरह दर्ज होगी। ओम बिरला का सफर हमें बताता है कि कोटा का एक छात्र नेता अपनी मेहनत से देश की सबसे ऊंची पंचायत का मुखिया बन सकता है, लेकिन वर्तमान संकट यह भी बताता है कि इस ऊंचाई पर हवाएं कितनी तेज और निर्दयी होती हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।